हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं एनवायरनमेंट के लिए या जो प्रोटोकॉल्स बने हैं। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो कि 1972 में हुआ। इसका मतलब कि सबसे पहले 1972 से ये एनवायरनमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन अवेयर हुआ और उसके बाद से ही ये कदम उठाए गए जिससे कि एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे और जो डेली लाइफ है हमारी वो इम्प्रूव हो। तो इसको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और इसके साथ आज हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट हमारा लेक्चर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए बिना डिले के क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने यूनिट वाइज नहीं लगाए हैं पेपर वन को तो भाई जरूर से लगाओ। एग्जाम जब आने वाले होते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी होती है। और मतलब ये बिल्कुल रेयर है ऐसा फाइंड करना कि आपको यूजीसी नेट पेपर उनके सेक्शन वाइज जो है पेपर के क्वेश्चंस मिल रहे हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्शन है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके उससे प्राप्त कर सकते हैं या इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा पीपल एंड एनवायरनमेंट का फुल फ्लेजेड कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें डेली नई वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और कुछ ही समय में ये पूरा का पूरा एक कोर्स ऐसा बन जाएगा जिसमें आपको टू द पॉइंट लेक्चर्स मिलेंगे, रीडेबल नोट्स होंगे, मतलब ऊपर वीडियो है नीचे नोट्स हैं, और साथ में सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। यानी कि पहले नोट्स आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे अपनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा कुमार एजुकेशन ऐप पे, और या फिर अगेन इस व्हाट्सएप पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। ओके, तो जो भी हम कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हुई हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहली जो हुई वो हुई स्टॉकहोम में, वो भी 1972 में, बहुत साल पहले, है ना। तो इसको हम कहते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972। क्या है भाई ये? एक तरीके से कह लो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर कि कैसे इंसानों को अब एनवायरनमेंट के लिए भी सजग होना चाहिए और उसे इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, है ना। और ये जो स्टॉकहोम की डिक्लेरेशन थी, ये समझ लो दुनिया में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि एक अवेयरनेस फैले कि नहीं भाई, एनवायरनमेंट को भी बचाना जरूरी है। और इसी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से इंस्पायर होकर के यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आया जो केवल और केवल यूएस के अंदर एनवायरनमेंट के इशू के लिए बात कर रहा था, है ना। तो स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन है उसमें पूरे दुनिया के देश सम्मिलित थे और इससे इंस्पायर होकर के आया केवल यूएस के अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो भोपाल गैस लीक कांड हुआ था, गैस लीक हुई थी, काफी लोग मर गए थे, काफी लोगों की तबीयतें खराब हो गई थी। रात को एक फैक्ट्री में एक जहरीली गैस लीक हो गई थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और कह लो कि थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का भी था कि हाँ भाई इन्वायरमेंट को बचाना है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1968 में पास हुआ था कि उसमें बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए थे कि जो फैक्ट्रीज हैं वो कैसी रहेंगी, काम करने की जगह कैसी होगी, रहने की जगह कैसी होगी, ताकि जो है एक एनवायरमेंट पे लगाम लगाई जा सके। बहुत छोटी सी चीज थी लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ये जो प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी शुरुआत कब से हुई है। और इसी तरीके से जो पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स है उसमें ये सारी चीजें आपको क्रोनोलॉजिकल मिलेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तक। तो केवल पढ़ते जाना, इधर से कुछ आया उधर से कुछ आया जरूरी नहीं है। बिल्कुल इसे टू द पॉइंट और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना होता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सबसे पहला पार्ट है जब एनवायरमेंट के लिए बात होना शुरू हुई थी। कुछ क्वेश्चन इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था वो इंडिया का जो कमिटमेंट था, है ना, अप्रोप्रिएट एक्शन लेने का एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, वो कहाँ से आया? मतलब कि इंडिया का जो ये कमिटमेंट है जिससे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, वो एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो अभी आपको पता है, मैंने आपको बता दिया
कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट में, इसको आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हो, 1972 में, उसके बाद या उससे एक उसमें जो कमिटमेंट इंडिया ने लिया था उसके तहत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी वाज द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेशंस हेल्ड ड्यूरिंग। तो ये जो यूएनईपी आया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये किसके एफर्ट से आया? तो अगेन आप सबको पता है, ह्यूमन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम 1972। अगेन वही चीज आ गई यहाँ पे, है ना। तो स्टॉकहोम दोनों जगह पे इसका आंसर हो गया। ओके, तो छोटी सी चीज थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बने हैं, और किसी भी चीज को मैं बहुत बढ़ाने चढ़ाने पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता, जैसा था वैसे मैंने बता दिया, टू द पॉइंट। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं और बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी इसी बीच, 1972 स्टॉकहोम, उसके बाद हम पढ़ने सीधा 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेकिन हमारे सिलेबस में या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग करके उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा। तो 1972 स्टॉकहोम के बाद जो अगली चीज हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जैसा कि मैंने ईयर सामने लिख दिया है ताकि बिल्कुल आपको याद रहे, ये 1987 में आया। क्या है भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई कि जो ओजोन छिद्र बन रहे हैं, यानी कि जो ओजोन खत्म हो रही है, उसके लिए इसमें कड़े कदम उठाए गए। क्या कदम उठाए गए? फेजिंग आउट, जैसा यहां लिखा हुआ है, फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। यानी उन सभी पदार्थों को बिल्कुल इस दुनिया से खत्म कर देना जिनकी वजह से ओजोन खत्म हो रही है, ओजोन में छिद्र हो रहे हैं। तो इसको हम लोग ने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि ओजोन क्या है और कैसे CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या ऐसी गैस जिसमें क्लोरीन होता है, वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है ना, जो ऊपर ओजोन होती है स्ट्राटोस्फेयर में। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से इसको चेकआउट कर लेना, पुराना ओजोन पे बना हुआ लेक्चर जो कि इसी कोर्स का पार्ट है, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ओजोन छिद्र एक्चुअली क्या होता है। डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके कारण ये ओजोन में छिद्र बन रहे हैं या ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उनको परमानेंटली हटा देना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था। तो यहाँ पे देखो 2 इयर्स लिखे हुए हैं कि ये 1987 में आया और फिर लिखा है कि 1989 में भी आया। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जो प्रोटोकॉल है या कोई भी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कोई बात पहले प्रेजेंट की जाती है, प्रपोज की जाती है, और प्रपोज करने के बाद कुछ टाइम दिया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को प्रपोज किया गया 1987 में और ये लागू हुआ, है ना। इम्प्लीमेंट होने में कुछ साल या कुछ महीने का समय लग सकता है। तो इसे प्रपोज किया गया 1987 में, जबकि ये लागू हुआ हमारा 1989 में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि कब आया, कब प्रपोज हुआ, कब लागू हुआ, और ये किस चीज से जुड़ा हुआ है ना। अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो मैं बोल्ड से लिख दूंगा, बिना बात के इधर उधर का कूड़ा बटोरने और ये सब करने का कोई फायदा नहीं, है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं व्हाट इज ओडीएस। ओडीएस का मतलब है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का मतलब वो पदार्थ या वो गैसेस जिससे कि खतरा होता है ओजोन को। तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर है HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर है HBFC हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद है हेलॉन्स, फिर है ब्रोमाइड, फिर है टेट्राक्लोराइड, और फिर है क्लोरोफॉर्म, है ना। तो आपको इनसे मेन एक चीज ये जानने को मिल रही होगी कि केवल 2 प्रकार की ही चीजें हैं जिससे कि ओजोन को क्षति होती है। एक है हमारी क्लोरीन और दूसरी है हमारी ब्रोमाइड, है ना। ब्रोमाइड भी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्लोरीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो हर जगह देखो क्लोरीन आ रहा है, टेट्राक्लोराइड तो क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म इसमें भी क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमाइड आ गया, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन तो ब्रोमाइड आ गया, फिर यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया। मतलब कुल मिला के जितने भी ऑप्शंस हैं सब में या तो क्लोरीन है या तो ब्रोमाइड है, और आपके ओवरऑल आपके सिलेबस की दृष्टि से क्लोरीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है ओजोन लेयर को। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ये आते कहां से, इनके सोर्सेस क्या क्या है। तो इनके सोर्सेस क्या है? रेफ्रिजरेंट से आते हैं, फोम इंडस्ट्री से आते हैं,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से भी आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट चिपकाने की जो चीजें होती हैं उनसे आ सकते हैं, सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग साफ सफाई के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए जो पदार्थ आते हैं उसमें से सीएफसी या जो ओडीएस है वो निकल सकते हैं। इसके अलावा एरोसॉल स्प्रे पेपलेंट्स यानी कि जो स्प्रेज होते हैं जिनमें बहुत सारी छींटे निकलते हैं और कुछ निश्चित कामों के लिए इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वहां से भी ये चीज हो सकती है। उसके बाद है फ्यूमिजेंट्स यानी कि जो आग बुझाने के जो एजेंट्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं उसमें से भी ये चीज निकल सकती है ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में चलो हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई फेज आउट करना है इन ओडीएस को यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, लेकिन कैसे करना है इसको थोड़ा समझते हैं। क्या एम था यहाँ पे? यहाँ पे एम ये था कि जिन भी गैसेस में या जिन भी पदार्थों में क्लोरीन यूज होती है उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह पे कोई और सब्सटेंस यूज कर लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेन गैस है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी ओजोन की लेयर को, जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे क्लोरो को हटा के हाइड्रोजन का अणु डाल दिया गया तो ये बन गई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे क्लोरो चला गया और हाइड्रो आ गया, अब क्लोरीन नहीं है, इसका मतलब कि ओजोन लेयर सेफ है। आई होप ये चीज समझ में आ गई। 2 पॉइंट की बातें हैं, कोई इसको बढ़ाने चढ़ाने और कथा करने की जरूरत नहीं है, और इन्हीं सबसे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेन वो बनेंगे। अब कुछ बातें तो डीप से आ जाती हैं भाई, वो आप जितना पढ़ के चले जाओ उनको नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मैंने एनालिसिस करा कि बार बार और हर बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब थोड़े से हम यहाँ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following chemicals replaced chlorofluorocarbons after their phase out due to Montreal Protocol? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा दिया गया तो उसकी जगह कौन सी गैस यूज की गई, है ना? एक है पर फ्लोरोकार्बन, एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और एक है हेलोन्स। तो अभी तक आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि आंसर है इसका सेकंड, लेकिन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा उससे थोड़ा विरोधाभासी लग रहा होगा, थोड़ा सा अपोजिशन में लग रहा होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा कि भाई मैंने तो बोला था कि क्लोरीन नहीं होना चाहिए, यहाँ तो क्लोरीन हो आ रहा है। तो इसका मतलब कि यूजीसी नेट वालों बेचारों से गलती हो गई है, आप उनको क्षमा कर दें, है ना। तो ऐसे पेपर में छोटी मोटी गलतियां, बड़े बड़े पेपर्स में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। तो ये क्लोरो नहीं होगा, ये सरासर गलती है। CFC को हटा के HFC आ गया था, ना कि HCFC। देखो HCFC भी एक गैस है, ये गैस का नाम सही है, लेकिन ये भी ओजोन को खराब करती है क्योंकि इसमें क्लोरीन है ना। CFC भी हार्म करती है ओजोन लेयर को और HCFC भी करती है। कब हार्म नहीं करेगा? जब आप बीच का C यानी कि क्लोरीन हटा देंगे और उसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बना देंगे। तो छोटी सी गलती है बेचारों की, माफ कीजिएगा, आप लोग उन्हें क्षमा कीजिएगा। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन ऑर्डर टू एड्रेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस रीजन से, किस एनवायरमेंटल इशू को ये एड्रेस कर रहा था? तो आप सबको पता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब हमारे बहुत ऊपर जो ओजोन लेयर है, जो यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है, वो कम हो रही थी। तो उसके मद्देनजर इस इशू को एड्रेस किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू। सेम वही बात है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज को रिफर करता है, कौन से मुद्दे को रिफर करता है? तो यहाँ पे अगेन यही जवाब सही होगा, फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे आपको यह शब्द नया नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसकी बात कर ली। ये एक प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है, ऐसे कोई बनाया हुआ वर्ड नहीं है, और एक एक टर्म, एक एक वर्ड जो है आपको अच्छे से नेट में समझ में आना चाहिए। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है एग्जाम को क्रैक करने की। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने कमेंट पढ़ा कि सर जो है आप थोड़ा ज्यादा कंटेंट दीजिए। भाई ज्यादा मिलेगा तो कूड़ा भी मिलेगा फिर, है ना। कूड़ा पढ़ने से तो नेट नहीं निकलेगा, वरना सबका नेट जेआरएफ निकल रहा होता। नेट जेआरएफ जिनका निकलता है जाके उनसे पूछना, वो यही बोलेंगे कि कूड़ा तो चारों ओर है, हम झाड़ू लगाते हैं डेली, और झाड़ू लगा के जो सामान उसमें से कूड़े में से कभी कभी निकलता है, कभी गहने निकल आते हैं, कभी नोट निकल आते हैं, वो हम अपने नोट्स में डालते हैं। तो वो काम मैं आपको पहले ही करके दे रहा हूँ कि भाई एक तो तरीका आपको कूड़ा बांट दो कि ये लो भाई ढेर सारा पीडीएफ सब लोग रखो, और एक है कि भाई वही चीज दो जो कि बहुत जरूरी है।
तो ओडीएस मैंने इसीलिए आपको पढ़ा दिया, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में आया है और ये प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है। अगर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो, अगर आप ओजोन डिप्लीशन को पढ़ रहे हो, तो आपको ओडीएस का मतलब क्या होता है ये पता होना ही होना चाहिए, है ना। हालांकि अगर आपको यहाँ नहीं भी पता होता फिर भी क्वेश्चन को आप आराम से कर लेते कि हाँ भाई ओजोन को खत्म करने वाले सब्सटेंसेस को फेज आउट करना है, यहाँ पे रिमूव करना है, सही बात है। लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कल को कोई दूसरा क्वेश्चन ओडीएस केवल लिख करके आ जाए, फिर तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होना चाहिए। तो फिर से मैं बोलूंगा, ढेर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एक्यूरेट है उसे पढ़ने की जरूरत है। सो गाइस आज के लिए इतना है, और सेक्शन वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस का फ्री डेमो लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे क्लिक करके फ्री डेमो की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं उनको एक जगह विद रीडेबल नोट्स एंड सेक्शन वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ लेने के लिए इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे है। इसके अलावा आज जो हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी उसको नोट्स और उस पर रिलेटेड और प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वो आपके लिए फ्री रहेंगे। तो जैसा कि हर बार जब भी मैं लेक्चर लेता हूं मैं आपको कहता हूं कि इसके नोट्स और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।